प्लांट ब्रीडिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सब चीजें पढ़ा था। अभी प्लांट्स की बारी है, प्लांट्स में कैसे ब्रीडिंग होता है, हाउ दी प्रैक्टिसेस आर टेकन, सो वो सब चीज हम आज पढ़ेंगे एंड वी ट्राई टू फिनिश द चैप्टर। ओके, तो वेरी फर्स्ट विल स्टार्ट विद कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाई प्लांट ब्रीडिंग इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें। सी, अदरवाइज तो प्लांट ब्रीडिंग जो एक्चुअल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस है वो स्टार्टेड है अराउंड 9000 ईयर 11,000 ईयर पहले से ही स्टार्टेड है। आपने सुना होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने वाइल्ड कैबेज का एग्जांपल सुना होगा। वाइल्ड कैबेज में ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस करवाई गई, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, और उससे फिर आज की कॉलीफ्लावर, कैबेज, कोल ये सब बने, है ना। तो ये बहुत पुराने टाइम से ही स्टार्टेड है। ओके, हुआ क्या कि इंडिया में क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद एकदम से ही बहुत ज्यादा कमी आने लग गई। जो खाने की कमी है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हमको रेवोल्यूशन कोई ना कोई करना पड़ा। ठीक है, सो अदरवाइज तो वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन ये स्टार्ट हुआ था, दैट वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन जो हमने देखी जिस रेवोल्यूशन में, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इन सब का फादर था, इसने ही सब कुछ स्टार्ट किया। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन में सब कुछ ये चीजें स्टार्ट हुई। हुआ क्या, अगर मैं आपको सिर्फ इंडिया का बताऊं, खास तौर पे इंडिया का, तो इंडिया में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे हमने ध्यान दिया जिनको हमने इम्प्रूव करने की ठान ली ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ क्रॉप्स फॉर एग्जांपल शुगर केन, क्रॉप्स फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस एंड सम मिलेट्स, एग्जांपल मेज। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स थी जिनके ऊपर हमने ज्यादातर खास तौर पे ध्यान दिया। ठीक है, पहले हम दो को फोकस करेंगे, व्हीट और राइस। ठीक है, इनमें कैसे हमने इम्प्रूवमेंट लाई, कैसे हमने व्हीट और राइस की यील्ड को इंक्रीज किया, क्या तरीके अपनाए हमने। ठीक है, इसको हम पहले सुनते हैं। क्या हुआ था अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ही 1960 के आसपास शुरू हुई थी ये। 1960 से लेकर 2000 तक जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो कितना बढ़ गया, 11 मिलियन टन से इंक्रीज हो गया टू 75 मिलियन टन्स। ये फिगर्स आपको याद रखनी होती हैं बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, ये तो था व्हीट का, इतना ज्यादा व्हीट का यील्ड जो है वो इंक्रीज हो गया था। इन केस ऑफ राइस, राइस में जो यील्ड है वो किस तरीके से कितना इंक्रीज हुआ था, इन केस ऑफ राइस अराउंड 35 मिलियन टन से इंक्रीज होके राइस का जो प्रोडक्शन है दैट वाज इंक्रीज टू 89.5 मिलियन टन्स इन दीज ईयर्स। कितना बड़ा चेंज है, कितना ड्रास्टिक चेंज है, आप ये देखिए, और कितना बड़ा फायदा हुआ वो उस समय में इसका। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, पर हाउ हाउ दिस चेंज अकर्ड। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है बाय बॉर्लॉग, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इज बॉर्लॉग। तो क्या हुआ था, हमने कुछ सेमी ड्वार्फ वेराइटी इनकॉर्पोरेट करवाई थी इन इंडिया। हम लोगों ने व्हीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को इनकॉर्पोरेट करवाया। ऐसी कौन सी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज थी जिनके आने से इतना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इतना फायदा हुआ हमें, ऐसी कौन सी वेराइटी थी वो। फॉर एग्जांपल व्हीट में वो वेराइटी थी, एग्जांपल सोनालिका। सोनालिका इज अ व्हीट वेराइटी, improved wheat variety I'll say, कालियन सोना। ओके, ये क्या है, इम्प्रूव्ड व्हीट वेराइटीज है। ठीक है, सेमी ड्वार्फ इम्प्रूव्ड व्हीट वेराइटीज जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में यूज की गई थी टू इंक्रीज द यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। राइस की कौन सी वेराइटीज है विच वर यूज्ड एट दैट टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। राइस की कौन सी वेराइटीज है, राइस की वेराइटीज जो थी देवर लाइक, जो फॉरेन वेराइटीज थी उनकी पहले हम बात करते हैं, IR8। ठीक है, IR8 जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में, उन्होंने बनाया था। इंटरनेशनल वैरायटी है ये, इंडियन वैरायटी नहीं है IR8। ठीक है, इसके अलावा जो राइस की इंडियन वेराइटीज हैं वो हैं जया और रत्ना, जो उस समय यूज की गई थी टू इंक्रीज द राइस लीड। राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये वाली वेराइटीज चूज की गई। क्यों चीज की गई, बिकॉज दीज वर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज
and they were giving better products as related to the earlier used variety. उनके हिसाब से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही थी, क्वालिटी अच्छी दे रही थी, डिजीज रेजिस्टेंट थी, और साथ ही साथ में यील्ड भी बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रही थी इनकी वजह से. तो ये हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस की बात की कि कौन कौन सी हमने वीट और राइस की वेराइटी को यूज किया. ठीक है. थर्ड वेराइटी जो हमने पढ़ी इसमें, दैट वाज अबाउट शुगर केन. शुगर केन में क्या क्या चेंजेस हमने लाए, कैसी कैसी वेराइटीज हमने ली. तो शुगर केन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आपको याद रखना होता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का. ठीक है. हमने क्या किया, एक वेराइटी को सिलेक्ट किया, दैट वाज सैक्रम बारबेरी. ओके, सैक्रम बारबेरी, दिस वाज अ नॉर्थ इंडियन वेराइटी. अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ना, इसकी यील्ड तो बहुत बढ़िया थी, मतलब इसकी जो हार्वेस्ट था वो बहुत ज्यादा मिल रहा था, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी इसकी. पर प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो शुगर कंटेंट था, मतलब इसकी जो स्टेम थी, एक तो बहुत थिन थी, पतली थी, और शुगर कंटेंट था उसमें रिस्पेक्टिवली बहुत कम था. ठीक है, कम शुगर कंटेंट था सैक्रम बारबेरी में. दूसरी वेराइटी थी एक सैक्रम ओफिसी नेरम. सैक्रम ओफिसिनेरम एक साउथ इंडियन वेराइटी है, और इस वेराइटी में अच्छी बात क्या थी कि इसकी स्टेम बहुत थिक थी, और थिक स्टेम होने की वजह से इसका शुगर कंटेंट बहुत अच्छा था, शुगर कंटेंट बहुत बढ़िया था इसका. ठीक है, बट इतना ज्यादा प्रोडक्शन ये नहीं कर पाती थी, यील्ड इतनी अच्छी नहीं थी इसकी. हमने क्या किया, हमने इस सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडियन वेराइटी को ब्रीड करवा दिया, क्रॉस ब्रीड करवा दिया विद दिस साउथ इंडियन वेराइटी. नॉर्थ इंडियन वेराइटी बारबरी को साउथ इंडियन वेराइटी ओफिसिनेरम से हमने क्रॉस ब्रीड करवा दिया, और जो हमको इसमें हाइब्रिड मिला, दैट हाइब्रिड वाज हैविंग हाई यील्ड, दैट हाइब्रिड वाज हैविंग वेरी गुड शुगर कंटेंट. दोनों के कैरेक्टर्स इसमें आ गए, तो हमको एक बढ़िया सा हाइब्रिड मिल गया इसमें, और इस हाइब्रिड को फिर हमने नॉर्थ इंडिया में ग्रो करवाया और नॉर्थ इंडिया में उगाया, और बढ़िया प्रोडक्शन हमको मिली नॉर्थ इंडिया में. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट दी शुगर केन. लास्ट जो आता है आपका मिलेट्स, मैंने बताया था आपको, मिलेट्स में हम बात करते हैं मेज की. मेज में हमने क्या किया, जो बेटर प्रोडक्शन, ठीक है, जिसके जो कर्नल्स होते हैं, मेज कर्नल्स होते हैं, जो दाने बोलते हैं आप जिसको, वो बहुत अच्छे हों, कलर अच्छा हो, साइज अच्छा हो उनका. ठीक है, उसका डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसे मेज को हमने उस समय चूज किया था, और इस तरह से मेज की प्रोडक्शन हमने उस समय में इंक्रीज करवाई. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस एट दैट टाइम, और कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं उनसे हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया था. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसमें प्लांट ब्रीडिंग में, ये अगला पार्ट आता है आपका कि प्लांट ब्रीडिंग में स्टेप कौन कौन से हम लोग फॉलो करते हैं. सी, प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करते हैं, जो टिपिकल मेथड होता है. क्या करवाते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, मतलब क्रॉस करवाते हैं हम डिजायर्ड प्लांट्स का, और फिर उसके बाद में हम सिलेक्ट करते हैं प्योर लाइन्स. प्योर लाइन्स मतलब ऐसे पेरेंटल लाइन्स जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको प्योर लाइन्स के बारे में बताया था. प्योर लाइन्स को चूज करने के बाद इनको फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके कमर्शियल स्केल पे इनको भेज देते हैं. ठीक है भाई, ये तो डिजायर्ड प्लांट हमको मिल गया है, इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है, जाओ कमर्शियल स्केल पे इनकी खेती करवाओ, कमर्शियल स्केल पे इनको प्रोड्यूस करवाओ और फायदा उठाओ. ठीक है. दिस वॉज द कन्वेंशनल मेथड जो हम करते हैं, जिसमें दो ही चीजें हम लोग मार्क करते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. ये दो चीजें हमको ध्यान में रखना होता है. अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है उसके पास डिजायर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम उसको आगे कमर्शियल स्केल पे भेज सकते हैं. अब वो डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है प्लांट के लिए, जो आपको चाहिए होता है प्लांट, एक प्लांट में आप चाहते हो कि उसकी जो टॉलरेंस है फॉर एनवायरमेंट वो बहुत बढ़िया हो. एनवायरमेंट टॉलरेंस मतलब वेदर कैसा भी हो, ज्यादा टेम्परेचर हो, ज्यादा रेनफॉल हो, उसमें भी वो प्लांट जो है वो टॉलरेट कर पाए उसको, और फिर भी जिंदा रह पाए, ऐसा प्लांट हमको चूज करना है. साथ ही साथ उसकी टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए, टॉलरेंस टू पेस्ट. जितने भी पेस्ट होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट है, चाहे वो कोई ना कोई बर्ड पेस्ट है, चाहे कोई ना कोई जो बाकी एनिमल पेस्ट है. ठीक है, तो इन सब पेस्ट के खिलाफ उसकी टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए.
ठीक है, ऐसे प्लांट को हमको चूज करना है, ऐसा कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ हमको ऐसा प्लांट चूज करना है जो हमको ज्यादा यील्ड दे। ज्यादा यील्ड ऑब्वियसली जो ज्यादा प्रोडक्शन देगा उसी प्लांट को चूज करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छे अच्छे प्लांट आप सिलेक्ट कर लो इतने पैसे देके और उसकी यील्ड बहुत कम हो, तो वो प्लांट तो हमको नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी यील्ड बहुत बढ़िया हो, अच्छी यील्ड हो। राइट, तो अच्छी यील्ड वाले प्लांट को, दैट इज द डिजायर्ड कैरेक्टर, उसको हम लोग चूज करेंगे। करेक्ट। फिर आती है बात अबाउट दी स्टेप्स। व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग का, वो आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में आप क्या समझते हैं कि आपको ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड्स को कलेक्ट करना है जिसमें डिजायर्ड जीन्स हो जो आपको चाहिए। ऐसे प्लांट या ऐसे सीड को आपको अभी कलेक्ट करना है सिर्फ, जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो जो आपको चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में, कि आपको इवेल्युएशन करना है और सिलेक्शन करना है पेरेंट्स का। हमने प्लांट्स और सीड्स तो सिलेक्ट कर लिए, अब हम क्या करेंगे कि इनमें से प्योर लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे, ऐसी प्योर लाइन्स जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए हमको सेकेंड स्टेप में आना पड़ेगा। राइट। थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम थर्ड स्टेप में करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो आप ये दो स्टेप को पूरा करोगे तब जाके आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि जो हाइब्रिड बनेगा उसके पास जो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए वो हो ही हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो आपको तब तक हाइब्रिडाइजेशन करना है जब तक आपको डिजायर्ड हाइब्रिड ना मिल जाए। तो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अदरवाइज ठीक है, वर्थवाइल है, इसका एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, बट इट इज यस टाइम कंज्यूमिंग। फोर्थ स्टेप जो आता है इसमें, दैट इज द सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सब कुछ हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, सब हो गया, हाइब्रिड मिल गया। एक बार हाइब्रिड मिल गया, आपको बताया ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कब तक आपको चाहिए, जब तक बढ़िया सा हाइब्रिड सुपीरियर क्वालिटी का, जिसके कैरेक्टर्स दोनों ही पेरेंट्स से बहुत अच्छे हो, हाइब्रिड विग्योर हो उसमें, दोनों ही पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया हो, ऐसा हाइब्रिड चाहिए आपको। राइट, तो ऐसा हाइब्रिड चाहिए है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कौन से हाइब्रिड में सारी क्वालिटीज है, कौन सा सुपीरियर है रिकॉम्बिनेंट, उस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को आप सिलेक्ट करोगे। दैट इज अंडर द फोर्थ प्रोसेस। लास्ट जो स्टेप आता है प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज द टेस्टिंग एंड रिलीज फॉर कमर्शियल यूज। लास्ट स्टेप क्या हो गया, सब कुछ हो गया, हमने हाइब्रिडाइजेशन भी करवा दी, हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट भी करवा दिया। लास्ट में क्या होगा, अब जो सिलेक्ट हुआ उसको एक बार पहले टेस्ट तो कर लो। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे, या तो स्मॉल स्केल पे आप करो कि just a second. या तो आप क्या करोगे, उसको स्मॉल स्केल पे कहीं किसी लैब में ग्रो करवा के देखो, फिर उसके बाद में उसके ऊपर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब स्प्रे करके देखो, या फर्टिलाइजर स्प्रे करके देखो अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं उन पे या नहीं। या आप ये देख सकते हो कि कोई अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे वो जो आपका ये है ना सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, इसको इंडिया के अलग अलग एरियाज में भेज दो, कुछ साउथ इंडिया में भेज दिया, कुछ ईस्ट इंडिया में भेज दिया, कुछ नॉर्थ में, कुछ वेस्ट, ऐसे भेज दो, और हर जगह इसको ग्रो करवा के देखो और टेस्ट करो कि क्या ये हर वेदर कंडीशन में ग्रो कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो बढ़िया, टेस्ट पास कर लिया इसने। ठीक है, तो इस तरह से टेस्टिंग होगी, पहले टेस्टिंग में सब पास हो गया तब जाके हम इसको कमर्शियल स्केल पे रिलीज कर सकते हैं। सो यू कैन सी नाउ हाउ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबरस जॉब इज दिस प्लांट ब्रीडिंग। अदरवाइज जो एंड प्रोडक्ट है वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, उसको हम कमर्शियल स्केल पे यूज कर सकते हैं, बट कमर्शियल स्केल तक पहुंचने के लिए उसको 4 और स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ेगा, विच आर वेरी बिग स्टेप्स। ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाता है नई नई वेराइटीज को आने के लिए। ठीक है, अदरवाइज प्लांट ब्रीडिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे हमको डिजायर्ड जो जीन्स होते हैं वो मिल जाते हैं प्लांट्स, जो हमको चाहिए भी है। ठीक है,
ये तो था नॉर्मली कि प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट सेक्शन कि हम प्लांट ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव फूड क्वालिटी के लिए, ठीक है, ये आएगा इसमें, और प्लांट ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में हमको पढ़ना है कि हम कैसे एक प्लांट को इस लायक बनाएं कि कोई भी पैथोजन आके उस पर अटैक ना कर जाए, बस कि कोई भी इधर उधर का फंजाई बैक्टीरिया वायरस आके उस पर अटैक ना कर जाए, उसको कोई डिजीज ना हो जाए। हमको प्लांट को इस लायक बनाना है। अगर हमको प्लांट को इस लायक बनाना है तो हमको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्टेप्स हैं फॉर अ प्लांट टू बी डिजीज रेजिस्टेंस? अगर हमको प्लांट ब्रीडिंग करवाना है प्लांट में टू मेक इट डिजीज रेजिस्टेंट, क्या स्टेप्स है उसके लिए? उसके लिए पहला स्टेप आएगा, सबसे पहले तो आप स्क्रीनिंग करो, जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करो। पहले तो देखो कि कौन से प्लांट्स हैं जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंस के जीन है, ठीक है। तो ऐसे जीन्स तो पहले आप ढूंढो, या कौन सा आपको ऐसा जगह है जहां से आप उस जीन को कलेक्ट करोगे और प्लांट में डालोगे, पहले तो ये ढूंढो आप। फिर उसके बाद में आप हाइब्रिडाइजेशन करवाओ, हाइब्रिडाइजेशन करवाओ। हाइब्रिडाइजेशन से आपको एक कोई ना कोई रिकॉम्बिनेंट जरूर मिलेगा। एक बार आपको रिकॉम्बिनेंट मिल गया, आप फिर सिलेक्शन करवाओ। बढ़िया रिकॉम्बिनेंट जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है उसको सिलेक्ट करो आप। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको टेस्टिंग पे भेजो। टेस्टिंग पास कर दी, टेस्ट वेस्ट सब पास कर दिए उसने, उसके बाद में उसको आप रिलीज कर सकते हो फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एंड में आप उसको रिलीज कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बिकॉज प्लांट ब्रीडिंग के कॉमन स्टेप तो सब में सेम ही रहेंगे, चाहे हम डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, चाहे हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स तो ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम ही रहेंगे। ओके, अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, कुछ एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हम डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बनाए हैं हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बहुत फेमस है, एक वीट की वेराइटी है, दैट इज हिमगिरी, जो एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। और किस डिजीज से रेजिस्टेंस शो करती है ये? दिस शोज रेजिस्टेंस टू लीफ स्ट्राइप, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है। ये डिजीज है लीफ रस्ट स्ट्राइप रस्ट, इसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस शो करती है, ये वीट की वेराइटी। एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं इसका, जैसे ब्रेसिका। ब्रेसिका की एक वेराइटी है नोन एज प्यूसा स्वर्णम। प्यूसा स्वर्णम जो है ये एक ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी हम लोगों ने बनाई है जो कि रेजिस्टेंस शो करती है, दिस शोज रेजिस्टेंट टू दी वाइट रस्ट। वाइट रस्ट एक बीमारी है, एक डिजीज है प्लांट की, उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस शो करती है प्यूसा स्वर्णम, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो हैं वो हमने बनाए हैं विच शोज डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर विच इज वेरी मच नीडेड। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग। व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग? व्हाट डू मीन बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग? सी, म्यूटेशन आप सबको पता है, ठीक है। म्यूटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाते हैं, सडन प्रोसेस भी हो सकता है ये, ठीक है। तो म्यूटेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाएगा, जीन्स में चेंज आ सकता है, डीएनए में चेंज आ सकता है, डीएनए की कॉम्पोजिशन में चेंज आ सकता है, ये नॉर्मल म्यूटेशन है। म्यूटेशन को हम ब्रीडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? प्लांट ब्रीडिंग में ये बड़ा इनोवेटिव टेक्निक थी। क्या हुआ कि अदरवाइज म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीनोम। डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम लोग म्यूटेशन ला सकते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस था। पर इस प्रोसेस को हमने यूज किया टू क्रिएट न्यू कैरेक्टर विच वर नॉट फाउंड इन द पेरेंट प्लांट, ठीक है।
हमने क्या किया, एक बड़ा ही इनोवेटिव टेक्निक निकाला, दैट वाज म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें हमने क्या किया, म्यूटेशन प्रोसेस को यूज करते हुए हमने एक ऐसी वैरायटी बनाई जो पेरेंटल वैरायटी से बहुत अलग थी, प्लस उसमें ऐसे डिजायर्ड कैरेक्टर थे जो हमको चाहिए थे। ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये सब किसके अंडर आती है, ये सब आती है म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर। प्रोसेस वही सेम, म्यूटेशन करवाओ, डिजायर्ड कैरेक्टर बनवाओ, डिजायर्ड कैरेक्टर बना के सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके यूज के लिए भेजो। ये सब स्टेप्स इसके आएंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब म्यूटेशन कॉज हम कैसे करवा सकते हैं फॉर दिस ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग? हम म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं कोई ना कोई केमिकल को यूज करके विच एक्ट एज म्यूटेशन, कोई ना कोई रेडिएशन को यूज करके जैसे गामा रेडिएशन, उनको यूज करके हम म्यूटेशन को करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर द म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, तो ये हमने बड़ा ही इनोवेटिव टेक्निक सोच ली कि हम कैसे म्यूटेशन को ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग को ही एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कैसे किया था ये। सी, हमने क्या किया, मान लो ये है कोई वाइल्ड वेराइटी, कोई ना कोई वाइल्ड वेराइटी है ये कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये भिंडी की वाइल्ड वेराइटी है, ओकरा। ठीक है, भिंडी की कोई वाइल्ड वेराइटी है, और ये जो वाइल्ड वेराइटी है ना, ये शो करती है रेजिस्टेंस फॉर येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस है, एक डिजीज कॉज करवाता है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है, मतलब येलो मोज़ेक वायरस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, पर ये जो वाइल्ड वेराइटी है इसकी यील्ड बहुत कम है। ओके, एक है हमारी डिजायर्ड वेराइटी, ये जो डिजायर्ड वेराइटी है इसकी यील्ड तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें येलो मोज़ेक वायरस के लिए डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन है इस वाइल्ड वेराइटी से उठा के हम डाल देंगे इस डिजायर्ड प्लांट में। ये जीन इसमें डाल दिया, अब ये प्लांट के पास है हाई यील्ड एंड इट आल्सो शोज रेजिस्टेंस फॉर येलो मोज़ेक वायरस। बढ़िया टेक्निक है ना। ऐसी टेक्निक्स को हम प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। एक और चीज आती है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। कैसे? आपको पता है हर जगह, इंडिया हो या बाहर हो, everyone is so many people are dying due to malnutrition, so many people are dying due to hunger, या so many people are dying due to low quality food। बहुत कम लो क्वालिटी का फूड वो लोग खा रहे हैं, बहुत ही कम फूड खा रहे हैं, कम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। ठीक है, अब इसको दूर करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। तरीका क्या था? प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। ये तरीका हमने अपना लिया। अब इस तरीके में होता क्या है, इस तरीके में क्या होगा, जिससे कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, फॉर एग्जांपल आयोडीन, जिंक एंड सम विटामिन आल्सो लाइक विटामिन ए। ये बड़ा ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है बाय आवर बॉडी। अब मान लो इनकी हो गई डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये तो पक्का है कि हमको कोई ना कोई डिजीज तो होगी ही होगी, विच आर डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, आयरन की कमी हो गई, हेमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए, कहाँ से बनेगा हेमोग्लोबिन, कहाँ से काम करेगा? ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो बहुत सारे मैकेनिज्म वैसे ही स्टॉप हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही विटामिन ए, रेटिनोल, आई से रिलेटेड कितने सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे आपको, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं जो इन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से आपको हो सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में हमने क्या निकाला, इसके सॉल्यूशन में हमने एक तरीका निकाला विच वाज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन कैसा प्रोसेस है? जितना कॉम्प्लेक्स इसका नाम है उतना ही सिंपल इसका फंक्शन है। बस इसका काम ये था कि हमको ब्रीडिंग करवाना है ऐसी क्रॉप्स का, हम लोगों को ब्रीडिंग करवाना है ऐसी क्रॉप्स के साथ विच वर हैविंग
high level of vitamin, minerals, proteins, fats, एटसेट्रा या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसी क्रॉप्स के साथ ऐसी क्रॉप को चूज करो जिनके पास ये सब कुछ हो, अच्छे लेवल का उनके पास प्रोटीन हो, अच्छे लेवल का विटामिन हो, मिनरल हो, फैट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। ऐसी क्रॉप को चूज करो और अपनी डिजायर्ड क्रॉप को उसके साथ में आप ब्रीड करवाओ। और ब्रीड करवाओगे तो आपकी जो रिजल्टेंट आपको जो प्लांट मिलेगा उनके पास ये सारे ही कैरेक्टर्स होंगे। बढ़िया लेवल का विटामिन होगा, मिनरल होगा, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे। ऐसी तो क्रॉप आपको चाहिए, तभी तो आप हंगर हटा सकते हो दुनिया से। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप को हमने बना दिया प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक से। कितना अच्छा बात है, कितनी इनोवेटिव बात है ये। ठीक है, अब ऐसी कौन सी क्रॉप्स थी विच वर मेड टू इंक्रीज द फूड क्वालिटी? ठीक है, ऐसी क्रॉप्स कौन सी थी जो आपको याद रखनी है? एग्जाम्पल, जैसे हमने एक मेज का हाइब्रिड बनाया था। हमने एग्जाम्पल एक मेज का हाइब्रिड बनाया था। ठीक है, मेज का हाइब्रिड बनाया जिसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ, इट वाज हैविंग 2 टाइम्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो अदरवाइज नॉर्मल मेज की वैरायटी में मिल रहे थे हमको, उससे ज्यादा अमीनो एसिड थे इसके पास, 2 गुना ज्यादा अमीनो एसिड थे। कौन कौन से अमीनो एसिड इसके पास ज्यादा थे? जैसे लाइसिन, ठीक है, जैसे ट्रिप्टोफेन, ये अमीनो एसिड के नाम है। ओके, मॉलिक्यूलर बार में आपने पढ़ा होगा। ओके, अब ऐसे मेज को हमने बना दिया जिसके पास अमीनो एसिड बहुत बढ़िया था, दुगना था बल्कि नॉर्मल मेज की वैरायटी से। दूसरा एग्जांपल है जैसे एटलस 66, ये एक व्हीट की वैरायटी है। ठीक है, एटलस 66 जो है उसके पास बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल रहा था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा था। ऐसी वैरायटी थी एटलस, ये भी बढ़िया है, इससे भी अच्छा फूड हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वालिटी का फूड हमको मिलेगा। एक थी वैरायटी राइस की जिसके पास 5 गुना ज्यादा आयरन था। ठीक है, और कुछ वेराइटीज रिलीज करवाई गई थी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, न्यू दिल्ली में है ये। इसने कुछ वेराइटीज को रिलीज करवाया था। फॉर एग्जाम्पल, इसने विटामिन ए रिच कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, इनको रिलीज करवाया। और इसने विटामिन सी रिच टोमेटो, बिटर गॉड करेला, बथुआ सुना होगा आपने, इनको रिलीज करवाया। इसने आयरन एंड कैल्शियम रिच स्पिनच रिलीज करवाई। ये सारी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू रिलीज करवा रहा है IARI। ठीक है, इसने प्रोटीन रिच बीन्स, गार्डन पी रिलीज करवाया। तो देखो कितनी सारी वेराइटीज है हमारे पास जिसकी जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, और यही तो हमको चाहिए। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? विद द हेल्प ऑफ वेरी इनोवेटिव प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो आपका आता है इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली क्या है? बहुत इजी टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्निक है। सिंगल सेल प्रोटीन SCP, इसमें हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं। ठीक है, और इन माइक्रोब्स को एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं मशरूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और कितना ज्यादा लव्ड है, मतलब सब बहुत ही अच्छे तरह के इसको एडमिरेशन मिली है मशरूम्स को, सब लोग बहुत पसंद करते हैं ऑलमोस्ट मशरूम को, कुछ लोग एलर्जी भी होते हैं। ठीक है, मशरूम बहुत ही ज्यादा फेवरेट फूड बन चुका है क्या? माइक्रोब भी तो है, फंजाई तो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलोफाइलस एक माइक्रोब है, मिथाइलोफाइलस। इस माइक्रोब अगर आप देखें क्वांटिटी के हिसाब से तो 250 ग्राम 250 ग्राम मिथाइलोफाइलस के पास आपको मिलेगा 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। आप देख लो कितना ज्यादा प्रोटीन है इसमें। ठीक है, इतना तो आपको अदरवाइज मीट वगैरह से भी नहीं मिलेगा जिसमें बहुत प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है,
तो इतना प्रोटीन तो आपको अदरवाइज भी नहीं मिलेगा। आप ये देख लो, है तो माइक्रो भी, ठीक है। ओनली 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस कैन गिव यू 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, जो बहुत ज्यादा मात्रा है। मशरूम बहुत बढ़िया सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम यूज कर सकते हैं, और ये सारी किसके अंदर आती है, सिंगल सेल प्रोटीन यूज में, ठीक है। तो ये हम एससीपी में पढ़ते हैं। लास्ट आपका आता है अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत ही इजी और इनोवेटिव अगेन टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट, बहुत छोटा सा कोई भी पार्ट आप लो, विच इज नोन एज एक्स प्लांट। इस एक्स प्लांट को आप टेस्ट ट्यूब में डालो जिसमें होगा न्यूट्रिएंट मीडियम, और उसको ग्रो होने दो। ग्रो होके ये बनाएगा एक बड़ा सा मास, दैट इज नोन एज कैलस, ठीक है। ये कैलस फिर बनाएगा बहुत छोटा सा प्लांट, ओके। उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम को चेंज करते रहते हैं, बीच बीच में हम हार्मोन्स डालते रहते हैं इसमें, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा। छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाएंगे। उन प्लांटलेट्स को बहुत छोटी छोटी सॉइल चेम्बर्स में आप डालो, थोड़ा सा ग्रो करो, इतना ग्रो करो कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में हम डाल सकें। थोड़ा सा जब उनकी हाइट हो जाएगी, उसको हम फिर रिलीज कर देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में या अदरवाइज कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज टिश्यू कल्चर, ओके। टिश्यू कल्चर में क्योंकि हम बहुत छोटू सा प्लांट का पार्ट ले रहे हैं विच इज कॉल्ड एक्स प्लांट, ओके, इस वजह से इस टेक्निक को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। क्योंकि हम बहुत छोटे पार्ट से पूरा का पूरा एक बहुत छोटे एक्स प्लांट से हम लोग पूरा का पूरा प्लांट बना रहे हैं, रूट स्टेम लीफ सब है उसके पास, right? This technique is known as micropropagation, and the tendency of this X plant to make a complete plant, all the cells of a plant, is known as totipotency. The tendency of this X plant to make a complete plant is known as totipotency. ठीक है। क्या करते हैं इस टेक्निक में, टिश्यू कल्चर में एक और हमने इनोवेटिव सी चीज देखी, वो क्या थी, हमने देखा कि ना जो प्लांट्स का एपिकल रीजन होता है, मेरिस्टम रीजन होता है, वो जो मेरिस्टमेटिक रीजन होते हैं प्लांट के, वो मेरिस्टमेटिक रीजन जो होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं। मतलब कोई भी वायरस मेरिस्टमेटिक रीजन पे अटैक नहीं कर पाता। इस चीज को पहले हमने समझा। फिर हमने क्या किया, प्लांट्स के मेरिस्टमेटिक रीजन को उठा के पकड़ा, एंड इट एक्टेड एज एन एक्स प्लांट, और इससे फिर हमने एक कंप्लीट प्लांट बनाया। और ये जो प्लांट था, दिस वाज शोइंग वायरस रेजिस्टेंट, ठीक है। वायरस फ्री प्लांट था ये। तो अगर हमको वायरस फ्री प्लांट बनाने हैं तो एक्स प्लांट को मेरिस्टम में लो, ठीक है। मेरिस्टम को आप यूज करो एज एन एक्स प्लांट, और फिर उसके बाद में आप उसको ग्रो करवाओ कंप्लीट प्लांट में, दैट प्लांट विल बी वायरस फ्री। ये भी हमने यूज किया। एक लास्ट टेक्निक जो आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट इज अबाउट दी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी टेक्निक है। क्या करते हैं हम, दो अलग अलग प्लांट्स के सेल लो, दिस इज मान लो प्लांट 1 का सेल, दिस इज प्लांट 2 का सेल। उनकी ये जो बाहर की सेल वॉल है, ऑब्वियसली प्लांट है, सेल वॉल तो होगी, उस सेल वॉल को हटा दो, ठीक है। सेल वॉल को हटा दोगे तो अंदर का जो मैटर है वो बच जाएगा बस, विच इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। दिस प्रोटोप्लाज्म ऑफ बोथ द प्लांट्स, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, दीज आर फ्यूज्ड। इनको फ्यूज करो, और फ्यूज करके आपके पास में आएगा एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म, राइट। इस हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म को हम सोमेटिक हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, और इससे जो बनेंगे बेसिकली उन प्लांट्स को हम सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स बोल देते हैं, ओके। सो ये कंप्लीट टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म ले रहे हैं, सेल वॉल हटा दिया दो अलग अलग प्लांट्स की, ठीक है। सेल वॉल हटा के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा दो, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बनाओ। उस हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म को टिश्यू कल्चर के थ्रू ही एक कंप्लीट प्लांट में चेंज करो, ठीक है। दिस कंप्लीट प्लांट विल बी दी हाइब्रिड ऑफ दीज टू प्लांट्स, राइट। बहुत इजी टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक को हम लोग बोल देते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने पोटैटो और टोमेटो का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया था, पर बात ये थी कि उसका जो प्रोडक्ट हमको मिला था उसकी यील्ड इतनी बढ़िया नहीं थी, मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर थे नहीं उसमें इतने, ओके। और बट अदरवाइज हम लैब में इसको कर चुके हैं एक बार, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर
strategies for enhancement in food production. Now what you have to do is you have to read this chapter from your NCERT thoroughly, completely, A to Z, पूरा start से लेकर end तक आपको एक बार reading देना. Okay, and I can make sure कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा in one throw, क्योंकि आप उसका बेसिक तो समझ ही चुके हैं. You just need to read it once, it will be 100% complete. That's my guarantee. Okay, so this was all for today's class. Thank you.